अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर श्यामू शहर से निकल पड़ा। कई घंटे का सफर तय करने के बाद वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन लगभग सुनसान था। स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक रिक्शा किया जिसने उसे मुख्य सड़क तक छोड़ दिया। अब आगे का रास्ता उसे पैदल तय करना था। बस थोड़ा सा और। इतने साल इंतजार किया है, अब कुछ किलोमीटर और सही। मासी मुझे देखकर कितनी खुश होंगी, और कोमल पता नहीं अब कितनी बड़ी हो गई होगी। शायद मुझे पहचान भी ना पाए। धीरे धीरे शाम के करीब 7 बज चुके थे। चारों तरफ पहले खेत हवा के साथ झूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे श्यामू आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इंसानों की आवाजें कम होती जा रही थीं। अब केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक आसमान में काले बादल घिराए। ठंडी हवाएं चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही सेकंड बाद आकाश में तेज बिजली चमकी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था। ये अचानक क्या हो गया? अगर ऐसे ही भीगता रहा तो रात होने से पहले ही बीमार पड़ जाऊंगा। श्यामू दौड़कर सड़क किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि बारिश की बूंदें वहां भी उसे भिगो रही थीं। उसने अपना बैग सिर पर रखा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कुछ दूरी पर एक पुराना जर्जर बस स्टॉप दिखाई दिया। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बिजली की हर चमक पूरे इलाके को कुछ सेकंड के लिए रोशन कर देती और अगले ही पल चारों तरफ फिर घना अंधेरा छा जाता। लगता है आज किस्मत मेरा इम्तिहान लेने पर उतर आई है। मासी, बस थोड़ा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। इतने में उसे ऐसा लगा जैसे सड़क के दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में कोई इंसान खड़ा उसे लगातार देख रहा हो। श्यामू ने आंखें मिचमिचाकर ध्यान से देखने की कोशिश की। कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आइए। कोई जवाब नहीं आया। उसी समय बिजली फिर चमकी, लेकिन इस बार वो साया गायब हो चुका था। शायद मेरा भ्रम होगा। सुबह से अकेला चल रहा हूं, इसीलिए दिमाग भी अजीब अजीब बातें सोच रहा है। करीब 15 मिनट बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। हवा अब भी चल रही थी। सड़क पूरी तरह भीग चुकी थी। कीचड़ फैल गया था। पेड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। श्यामू ने अपने कपड़ों से पानी झाड़ा, बैग उठाया और फिर हिम्मतनगर की तरफ चल पड़ा। बारिश के बाद पूरा रास्ता और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। केवल झींगुरों की आवाज, मेंढकों की टर टर और हवा की सीटी जैसी आवाज, मानो पूरा जंगल किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहा हो। कितनी अजीब जगह है। इतनी बड़ी सड़क, लेकिन एक भी आदमी नहीं। ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई दुकान। उम्मीद है मैं सही रास्ते पर ही जा रहा हूं। इसी सोच में डूबा श्यामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे काफी दूर एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। अंधेरे के बीच वो रोशनी किसी उम्मीद की तरह चमक रही थी। श्यामू ने राहत की सांस ली। वो तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। दूर दिखाई दे रही रोशनी अब धीरे धीरे साफ होने लगी।
वो एक पुराना रिक्शा था। रिक्शे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े भीग चुके थे। श्यामू तेजी से उसके पास पहुंचा। भैया जरा सुनिए, क्या आप हिम्मतनगर चलेंगे? मुझे वहां जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। काफी देर से पैदल चल रहा हूं। अगर आप छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुमने कौन सा नाम लिया बेटा? हिम्मतनगर। वहीं मेरी मासी रहती हैं। कई साल बाद उनसे मिलने जा रहा हूं। रिक्शा वाले के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसने एक पल के लिए चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। बेटा, इतनी रात में उस गांव का नाम भी मत लिया करो। क्यों, ऐसा क्या है वहां? तुम पहली बार जा रहे हो क्या? नहीं, बचपन में गया था, लेकिन बहुत साल हो गए। अब रास्ता भी ठीक से याद नहीं। तभी इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं? मतलब? पिछले कई सालों से सूरज ढलने के बाद हिम्मतनगर जाने वाला हर आदमी वापस नहीं लौटता। अरे भैया, ये सब गांव वालों की अफवाहें होंगी। आजकल कौन भूत प्रेत पर यकीन करता है? मैं भी नहीं करता था, लेकिन अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। क्या देखा आपने? एक बार रात में दो व्यापारी इसी रास्ते से गए थे। सुबह उनका बैलगाड़ी मिली, सारा सामान मिला, लेकिन दोनों आदमी आज तक नहीं मिले। श्यामू कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। संयोग भी तो हो सकता है। जंगल होगा, जानवर होंगे, कुछ भी हो सकता है। काश बात इतनी आसान होती। और क्या हुआ था? एक स्कूल मास्टर भी गया था। सुबह लौट कर आया, लेकिन उसके बाल एक ही रात में पूरे सफेद हो चुके थे। वो बस एक ही बात दोहराता रहा। अंधेरा होने के बाद उस गांव में इंसान नहीं रहते। उसके बाद उसने कभी किसी से बात नहीं की। कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। मेरी मासी अकेली रहती हैं। इतने साल बाद आया हूं, वापस नहीं लौट सकता। नाम क्या है तुम्हारी मासी का? सरला देवी। और मौसा? रघुवीर प्रसाद। इतना सुनते ही रिक्शा वाला जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। रघुवीर, सरला, तुम उनके रिश्तेदार हो? जी, मैं उनका भांजा हूं। क्यों, आप जानते हैं उन्हें? भैया, क्या हुआ? आप अचानक चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। आज की रात मत जाओ। सुबह उजाला होते ही निकल जाना। अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम अपनी मासी से मिल भी लोगे। और अगर अभी चला गया तो शायद तुम्हें कोई पहचानने वाला भी नहीं बचेगा। मुझे माफ कीजिए भैया, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे हर हाल में आज ही पहुंचना है। हिम्मत तो बहुत है तुम में। भगवान करे कल सुबह भी यही हिम्मत बची रहे। रिक्शा वाला धीरे धीरे अपना रिक्शा मोड़कर दूसरी दिशा में चला गया। श्यामू कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। बारिश के बाद सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। अब केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। श्यामू ने अपना बैग उठाया और अकेला हिम्मतनगर की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट चलने के बाद उसे दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। वो एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां उसका इंतजार कोई और कर रहा था। जैसे जैसे श्यामू उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसे एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान दिखाई दी। लकड़ी की टूटी हुई मेज, मिट्टी का चूल्हा और उसके पास बैठा लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी, जो बिना ऊपर देखे चुपचाप चाय बना रहा था। दुकान के चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। नमस्ते काका। आ गया बेटा। मैं जानता था तू यहां जरूर आएगा। ये सुनकर श्यामू कुछ पल के लिए चौंक गया। आप मुझे जानते हैं?
हम पहले कभी मिले हैं क्या? इस रास्ते से गुजरने वाले हर मुसाफिर का चेहरा मैं पहचान लेता हूं। बैठ, पहले चाय पी ले। रास्ता बहुत लंबा है। धन्यवाद काका। सच कहूं, सुबह से सफर कर रहा हूं, थक भी गया हूं। चाय वाले ने धीरे धीरे मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म चाय भरकर श्यामू की तरफ बढ़ा दी। चाय से भाप उठ रही थी। अदरक और इलायची की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। श्यामू ने पहला घूंट लिया। उसे लगा काफी देर बाद उसके शरीर में गर्माहट लौट रही है। कहां से आ रहे हो बेटा? शहर से। और जाना कहां है? हिम्मतनगर। मेरी मासी वही रहती हैं। हिम्मतनगर सुनते ही चाय वाले का हाथ वहीं रुक गया। चूल्हे की लकड़ी धीरे धीरे जलती रही, लेकिन बूढ़ा बिल्कुल शांत हो गया। कुछ सेकंड तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ काका? आप अचानक चुप क्यों हो गए? बेटा, कुछ जगहों का नाम धीरे लिया जाता है, जोर से नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी अंधेरा भी सुन लेता है। ये सुनकर श्यामू हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आप भी उसी रिक्शा वाले की तरह डरावनी बातें करेंगे। उसने भी रोका था। जी, उसने भी कहा रात में वहां मत जाना। और तू नहीं माना, है ना? मासी से मिलने की जिद है। इतने साल बाद आया हूं, अब वापस नहीं लौट सकता। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन हर रिश्ता समय के साथ वैसा नहीं रहता जैसा हम छोड़कर जाते हैं। मतलब? अगर जिसे तू ढूंढ रहा है वो वैसा ना निकले जैसा तू सोच रहा है, तब? काका, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? क्योंकि कुछ बातें अपने मुंह से कह देने पर सच हो जाती हैं। क्या आप हिम्मतनगर गए हैं? बहुत बार, लेकिन अब वर्षों से सूरज ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ देखता तक नहीं। इतना कहकर चाय वाला उठा। उसने कांपते हाथ से दूर अंधेरे की तरफ इशारा किया। उस कच्चे रास्ते पर सीधे चलता जाना। बीच में एक पुराना पीपल आएगा, उसके बाद टूटा हुआ कुआं, फिर हिम्मतनगर। लेकिन एक बात गांठ बांध ले, अगर रास्ते में कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो पहली आवाज पर कभी पीछे मत मुड़ना। लेकिन नाम लेकर कौन बुलाएगा? यही तो कोई नहीं जानता। श्यामू कुछ पल तक बूढ़े की आंखों में देखता रहा। उन आंखों में डर भी था, दया भी, और जैसे कोई ऐसा राज जो वो बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सकता था। श्यामू ने बैग उठाया, एक गहरी सांस ली और अंधेरे रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वो ऐसे इंसान से मिलने वाला है जिसे वो वर्षों से देखने की आस लगाए बैठा था। ये रास्ता मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बचपन में मैं यहीं से भागते हुए खेतों में चला जाता था। मौसा जी मुझे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते थे और मासी दूर से आवाज लगाती थी, शामू गिर जाएगा बेटा। कितने अच्छे दिन थे वो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ों के सूखे पत्ते उड़ने लगे। उसी समय पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, शामू। श्यामू एकदम रुक गया। उसे अचानक चाय वाले की बात याद आई, अगर कोई तेरा नाम लेकर बुलाए, पहली आवाज पर पीछे मत मुड़ना।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये मेरा भ्रम है। मुझे पीछे नहीं देखना चाहिए। वो दोबारा चलने लगा, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ आई। शामू, रुक बेटा। अब आवाज बिल्कुल जानी पहचानी लग रही थी। वो आवाज उसे बचपन की याद दिला रही थी। शामू खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने सफेद धोती कुर्ता पहने, हाथ में पुरानी लालटेन लिए एक आदमी खड़ा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। अरे शामू, क्या सच में तू ही है? मौसा जी आप? शामू खुशी से दौड़कर उनके पास पहुंच गया। उसने झुककर उनके पैर छुए। जीते रहो बेटा। इतने सालों बाद आखिर तुझे हमारी याद आ ही गई। मौसा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कई बार आने वाला था, लेकिन पढ़ाई, फिर नौकरी की तैयारी, फिर हालात, समय ही नहीं मिला। समय बेटा, समय किसी के पास नहीं होता, निकालना पड़ता है। सच कहूं तो मैं हर साल सोचता था इस बार जरूर आऊंगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था। तेरी मासी आज भी तेरा इंतजार करती है। जब भी कोई शहर से आता, वो सबसे पहले यही पूछती, मेरा शामू आया क्या? ये सुनकर शामू की आंखें नम हो गईं। मासी आज भी मुझे याद करती हैं। बेटा, रिश्ते अगर सच्चे हों तो सालों की दूरी भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती। और कोमल, वो कैसी है? अब तो मेरी उम्र की हो गई होगी। ये सुनते ही मौसा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उनकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या हुआ मौसा जी? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? नहीं, बस समय ने बहुत कुछ बदल दिया है। मतलब? घर चल, सब बता देंगे। रास्ते में पुरानी बातें नहीं करते। इतना कहकर मौसा आगे चलने लगे। शामू भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन चलते चलते उसे एक अजीब बात महसूस हुई। अरे ये क्या? मौसा जी की चाल जैसी पहले थी वैसी बिल्कुल नहीं है। ये इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? और इनके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही। शामू ने नीचे देखा। गीली मिट्टी थी। उसके अपने पैरों के निशान साफ बन रहे थे, लेकिन मौसा के पैरों के नीचे मिट्टी बिल्कुल वैसी की वैसी थी। कोई निशान नहीं। शायद अंधेरे की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुराना बरगद का पेड़ आया। मौसा अचानक वहीं रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर शामू की तरफ देखा। शामू, एक बात पूछूं? जी मौसा जी। अगर कोई अपना बहुत सालों तक तुम्हारा इंतजार करता रहे और तुम कभी वापस ना आओ, तो गलती किसकी होती है? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, चलो, घर बस सामने ही है। शामू ने एक बार फिर मौसा के चेहरे की तरफ देखा। उनकी मुस्कान वापस आ चुकी थी, लेकिन अब वो मुस्कान पहले जैसी अपनापन भरी नहीं लग रही थी। उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर शामू के दिल में पहली बार हल्का सा डर पैदा हुआ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों बाद एक पुराने जर्जर लेकिन कभी बेहद खूबसूरत रहे मकान के सामने पहुंच गए। मौसा ने दरवाजे की ओर देखते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे सुनती हो? देखो तो कौन आया है। मौसा ने जैसे ही दरवाजे पर आवाज लगाई, पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे से किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और सामने एक अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी।
सफेद साड़ी, लेकिन आंखों में वही पुराना अपनापन। कुछ पल तक वो श्यामू को देखती ही रह गईं, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। श्यामू, तू सच में तू है? मासी, मैं आ गया। बहुत देर कर दी ना आने में। इतना सुनते ही मासी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पैदल जाकर श्यामू के पास खड़ा हो गया। पगले, इतने साल एक बार भी याद नहीं आई हमारी? तुझे पता है, मैं हर त्योहार पर तेरे लिए अलग से खीर बनाती थी, फिर खुद ही रो देती थी कि पता नहीं मेरा श्यामू अब मुझे याद भी करता होगा या नहीं। ऐसा मत कहो मासी, मैं हर दिन आपको याद करता था, बस जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया। मौका नहीं दिया या तूने निकालने की कोशिश नहीं की? गलती मेरी ही थी, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। चल, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। आज तू मेरे घर आया है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अरे, बाहर ही सारी बातें करोगी क्या? बच्चा सुबह से सफर करके आया है, अंदर तो आने दो। अरे हाँ, मैं भी ना। आ बेटा, घर में आ। श्यामू ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन घर के अंदर मानो बर्फ जैसी ठंडी हवा बह रही हो। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे हुए थे। कुछ तस्वीरों पर धूल जमी हुई थी, कुछ तस्वीरें टेढ़ी लटक रही थी। एक कोने में पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, लेकिन उसकी सुइयां चल नहीं रही थी। घर पहले से काफी बदल गया है। समय सब कुछ बदल देता है बेटा, घर भी और घर वाले भी। मासी की ये बात सुनकर श्यामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। मासी, कोमल कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अगर मुझे देखेगी तो कितना खुश होगी। ये सुनते ही मासी का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने एक पल के लिए मौसा की तरफ देखा। मौसा ने भी नजरें झुका ली। कुछ सेकंड तक पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वो पास के गांव गई है, कुछ काम था, आ जाएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं सुबह मिल लूंगा। तभी मौसा ने तुरंत बात बदल दी। पहले हाथ मुंह धो ले, इतना लंबा सफर किया है, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। जी मौसा जी। तभी श्यामू उठकर आंगन में बने पुराने हैंडपंप के पास गया। उसने पानी निकालना शुरू किया, लेकिन हैंडपंप से पानी की जगह कुछ काला सा गाढ़ा पानी निकलने लगा। अरे, ये क्या? श्यामू घबराकर पीछे हट गया। उसी समय मासी की आवाज आई। क्या हुआ बेटा? श्यामू ने दोबारा हैंडपंप की तरफ देखा। अब वहां से बिल्कुल साफ पानी निकल रहा था। अभी तो काला पानी निकला था। क्या मैंने गलत देखा? क्या सच में हैंडपंप से काला पानी निकला था, या श्यामू की आंखों का धोखा था? लेकिन अगर वो सिर्फ भ्रम था, तो हिम्मतनगर पहुंचने से पहले रिक्शा वाला और चाय वाला उसे बार बार क्यों रोक रहे थे? मौसा के पैरों के निशान मिट्टी पर क्यों नहीं बन रहे थे? और कोमल का नाम सुनते ही मासी और मौसा अचानक खामोश क्यों हो गए? इन सभी सवालों के जवाब और हिम्मतनगर का सबसे भयानक रहस्य कहानी के अगले भाग में सामने आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्यामू के साथ उस रात आखिर क्या हुआ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि पार्ट 2 में ऐसा सच सामने आएगा जिसे जानकर शायद आपकी भी रूह कांप उठे।